लक्ष्मण, तो बहुत शुक्रिया। जहां पर ज़रूरत है वहां पर प्रोटेक्शन दिया गया है, ख्याल रखा गया है, और बाकी भारत के लिए बहुत मौके खुलेंगे, भारतीय कंपनियों के लिए बहुत मौके खुलेंगे, भारतीय कारोबारियों के लिए और उससे जुड़े हुए लोगों के लिए रोज़गार के मौके खुलेंगे इस डील के बाद। और एक साथ यूरोप के 27 देशों के साथ ये डील है, दोनों देशों के बीच या दोनों संघों के बीच। भारत को आप राज्यों का संघ मान लीजिए, और पूरा यूरोपियन यूनियन जिसमें से यूके के साथ हम पहले डील कर चुके हैं, और बचा हुआ जो यूरोप है वहां पर 27 देशों के साथ आज ये डील हो गई। तो एक अभूतपूर्व डील, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा था, उसका पूरा ताना बाना अभी लक्ष्मण ने हमें समझाया। अब थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और गहराई से जानते हैं इसे। भारत ईयू ट्रेड डील पर और बातचीत कर लेते हैं। अब हमारे साथ हैं WTO के पूर्व एम्बेसडर जयंत दास गुप्ता। गुप्ता सर, बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, डील हो गई, अब आगे इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात है। जैसा अभी लक्ष्मण हमें बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों पर तो तुरंत ही नए टैरिफ्स लागू हो जाएंगे। तो ये जो तुरंत लागू होने का मतलब क्या होता है? क्या पहले से खाके को तैयार कर रखा है, आज जब हस्ताक्षर हो गए, घोषणा हो गई, तो डे 1 से वो इफेक्टिव है, या फिर अब पूरा नया नियम कायदे कानून बदले जाएंगे और जिस दिन से वो चेंज पूरा हो जाएगा उस दिन से धीरे धीरे वो इफेक्ट में आना शुरू हो जाएंगे? तो ऑन ग्राउंड ये कैसे होता है सर सब? वैसे तो ये अभी औपचारिक रूप से ही इस पर हस्ताक्षर हुआ है, लेकिन सही मायने में ये हस्ताक्षर तब हो पाएगा अभी से कोई 6 महीने के बाद। कोशिश होगी कि इसमें लीगल स्क्रबिंग है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस वगैरह वाक्य आ गए होंगे जिनका दो तरह का अर्थ निकल सकता है। तो उन सब मामलों में लीगल स्क्रबिंग करके उसको साफ सुथरा किया जाएगा, तो वो तब माना जाएगा कि ये सही में इसका समापन हुआ, जो नेगोशिएशंस और लीगल स्क्रबिंग के बाद सारा समाप्त हुआ। उसके बाद एक इम्प्लीमेंटेशन की तारीख तय होगी। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये जरूरी होगा कि यूरोपियन यूनियन में जो उनकी प्रक्रियाएं हैं और औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो जाए। तो वो संभवतः इस साल के अंत तक वो भी पूरा हो जाएगा, और कोशिश ये रहेगी कि चाहे इस साल के अंत में या अगले साल के पूर्वार्ध में किसी तारीख से इसको लागू किया जाए। तो हस्ताक्षर करना, यूरोपियन पार्लियामेंट से इसकी सहमति लेना, और भारत की ओर से भी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। भारत में सहमति संसद से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हस्ताक्षर के बाद उसको सहमत में संसद के पटल पर रखा जाए सूचना के लिए। और उसके साथ ही साथ एक तारीख तय करनी पड़ेगी दोनों पक्षों की ओर से, जिस तारीख से ये लागू हो। तो जिस दिन से ये लागू होगा, फर्ज कीजिए कि 1 जनवरी 2027 से लागू हुआ, तो उस तिथि से भारत के जो करार है कि ये आयकर, ये शुल्क में, आयात शुल्क में कटौती की जाएगी, वो जो पहला किस्त होगा, जैसे 5 किस्तों में इसको लागू करने की बात भारत ने की है, तो पहला किस्त उस दिन से तय हो जाएगा। और जो यूरोपीय यूनियन है उनकी ओर से जो लागू किया गया है कि 0 पर ले आएंगे आयात शुल्क को, तो वो उसी दिन से उपलब्ध हो जाएगा भारतीय जी। तो तकरीबन साल भर का वक्त समझ लें हम, 11 महीने के आसपास की इसकी जो निटी-ग्रिटी है, पीछे का जो पूरा होमवर्क है वो करने में जाएगा, और फिर वो लागू होना शुरू हो जाएगा और अलग अलग चरणों में लागू हो जाएगी डील। अच्छा सर, एक सवाल दर्शकों के मन में और आएगा कि 18 साल तो इस निगोसिएशन में 2 दशक का वक्त लगा, क्या होता, मतलब इतना लंबा समय लगता है अमूमन इस तरह की डील्स में, और क्या होता है किस तरीके से? क्योंकि 2 दशक में तो बहुत सारी चीजें पूरी दुनिया भर में चेंज हो जाएंगी। व्यापारीय समझौता, खासकर एक देश नहीं, उस वक्त तो 28 देश थे, यूके भी उसका हिस्सा था, यूरोपीय संघ का। तो एक बात तो ये हुई कि सभी देशों के बीच में सहमति, आपसी सहमति होगी, तभी जाकर यूरोपीय संघ आगे बढ़ सकता था। दूसरी बात यह थी कि यूरोपीय संघ की ओर से कई मामलों में इस प्रकार के रखे गए थे कि बातें रखी गई थी कि और दावे रखे गए थे कि
जिनको मानना भारत के लिए संभव नहीं था। और उसी प्रकार से भारत की कई बातें थीं जो यूरोपीय संघ उस वक्त राजी होने में वो राजी नहीं हो सकता था। तो 2013 में ये बातचीत बंद हो गई और 9 साल 2022 तक ये बातचीत बंद ही रही। किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई। 22 में फिर से इसे शुरू किया गया और 4 साल के अंदर 3 साल ही बल्कि रखिए आप, ये समाप्त हुआ। तो ये जो समाप्त हुआ इसमें जो पुरानी जो बातें थीं जिस पर 2013 में बातचीत बंद हो गई थी, रुक गई थी, उनमें कई मामलों में कॉम्प्रोमाइज हुआ, समझौता हुआ। कुछ मामलों में यूरोपीय संघ ने अपनी उनकी जो दावे थे उनको कम किया, उसमें परिवर्तन किया। और भारत की ओर से भी जो बातें थी, जैसे वाइन्स एंड स्पिरिट्स की ही बात आप लीजिए या ऑटोज की बात लीजिए, तो इनमें सब में एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन निकाला गया, ढूंढा गया। और उसके बाद जो उसमें एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था, 2 बातें और थीं। एक तो इन्वेस्टमेंट को भी उसका हिस्सा बनाया गया था पूरे मेगा डील का, और जो मोबिलिटी एंड माइग्रेशन की बात है उसको भी उसका हिस्सा बनाया गया था। अब की जो डील हुआ है उसमें इन दोनों को अलग रखा गया, बस उस पर साथ ही साथ बातचीत चल रही है जी। तो उसमें अगर उन बातों पर कोई निष्कर्ष नहीं पहुंच पाता है या कोई रुकावट होती है तो जो मेन व्यापार का मुद्दा है वो आगे बढ़ जाएगा, वो समाप्त माना जाए नहीं जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की गई यहाँ पे ताकि हम आगे बढ़ सके, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे के कारण डील रुके ना। और हमने देखा कि आज ये ऐतिहासिक डील संपन्न हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस देने के लिए कि कैसे हम इस मुकाम तक पहुंचे, 18 साल का वक्त क्यों लगा, इस डील के मायने क्या रहे और अब इसके एक्चुअल ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन में कितना रास्ता और बचा। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक आम आदमी के लिए भारत और ईयू ट्रेड की इस डील के मायने क्या हैं, किस वर्ग के आदमी को डील सीधे सीधे इंपैक्ट करेगी, आखिर ऐसे डील्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो पूरा ताना बाना, पूरी ABCD भारत ईयू ट्रेड डील, पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देंगे आज शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।